क्या चाइना ने अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 12,000 कोर्सेज़ को बंद कर दिया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि चाइना ने अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लगभग उन सभी कोर्सेज़ को बंद कर दिया है या लगभग बंद कर दिया है या कुछ को अपग्रेड भी कर दिया है या दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ में मिक्स अप कर दिया है, जिससे कि वहाँ के युवाओं को आज के हिसाब से, मॉडर्न लाइफ़ के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको रोज़गार मिल सके और वो अपना उद्यम स्थापित कर सके, उनको सही डायरेक्शन मिल सके। लेकिन बंद तो किए हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 10,000 नए कोर्स भी लॉन्च किए हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं, जिससे वहाँ की जो युवा होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नए रोज़गार मिल सके और रोज़गार में लगातार अपनी उन्नति कर सके और अपना उद्यम स्थापित कर सके और ज़माने के साथ चल सके। और ये फैसले उन्होंने 2021 से 2025 के बीच में लिए हैं। और सही भी है कि किसी भी देश के युवाओं को जब रोज़गार मिलेगा तो डेफ़िनेटली वाली बात है, वहाँ की जो सरकार होती है, जो देश होती है, उनको भी फ़ायदा मिलता है और देश की ताकत बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है। जब दुनिया बदल रही है तो पढ़ाई भी बदलनी चाहिए, ये चाइना की सोच है। तो चाइना ने अपने कोर्सेज़ को बंद करने का डिसीज़न क्यों लिया? इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि जो पुराने कोर्सेज़ थे, वो आज के समय के हिसाब से बिल्कुल अनयूज़्ड हो चुके थे या थोड़े बहुत उनमें उपयोगिता बची थी, तो उनको उन्होंने अपग्रेड कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने कौन-कौन से कोर्सेज़ बंद किए हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ की लिस्ट बनाई है और ये तो कुछ भी नहीं है ना? मैंने बताया 12,000, लगभग 12,000। तो देखिए, फॉरेन लैंग्वेज, अब लैंग्वेज ही क्या है? क्यों इसकी योग्यता उपयोगिता खत्म हो रही है? आज रोबोट का ज़माना है। आपके मोबाइल में जब कोई भी भाषा बोल लीजिए और उसका ट्रांसलेशन तुरंत हो जाता है, तो उपयोगिता खत्म हो गई। ट्रांसलेशन, लेकिन पहले मुझे पता है कि आज से लगभग 10-15 साल पहले मैंने सुना करता था कि ट्रांसलेटर की भर्ती निकली हुई है, ट्रांसलेटर्स की। तो देखिए, उन्होंने ये भी बंद कर दिया, क्योंकि आज ट्रांसलेशन काम हमारा गूगल ट्रांसलेटर आराम से कर रहा है। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, म्यूज़िक, फ़ोटोग्राफ़ी, सिनेमैटोग्राफ़ी, ब्रॉडकास्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ उन्होंने बंद कर दिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोर्स, इनमें से बहुत से तो बंद कर दिए, लेकिन बहुत से कोर्सेज़ को उन्होंने चेंज कर दिया है आज के हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से, नई डिमांड के हिसाब से उनमें परिवर्तन किया गया है। क्योंकि समय के साथ में टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है और जब टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, तो कोर्स में चेंज होना स्वाभाविक है। अभी हमने जो बात करी थी, वो बात की थी नॉन टेक कोर्सेज़ की। लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आया है? टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ में क्या बदलाव आया है? तो देखिए, ये है मटेरियल केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन मतलब बहुत से हैं इस टाइप के, तो उनको या तो खत्म कर दिया गया है या उनमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि चीन ऐसे कौन-कौन सी फ़ील्ड है जिसमें वो निवेश कर रहा है, जिनको वो बढ़ावा दे रहा है और बढ़-चढ़ के बढ़ावा दे रहा है। तो देखिए, वो है एआई, यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। भारत में भी इसका बहुत शोर है और भारत में भी इसको लोग हाथों-हाथ ले रहे हैं। डाटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड इंटेलिजेंस, स्मार्ट गाइड इंजीनियर, एनर्जी इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स। तो ऐसे ये इन फ़ील्डों पर सबसे ज़्यादा पैसा वो खर्च कर रहा है, ठीक है? क्योंकि चीन अच्छी तरह से जानता है कि अगर इन चीज़ों पर फ़ोकस नहीं किया गया, तो आने वाला समय अंधकारपूर्ण होगा। क्योंकि भविष्य की नौकरियाँ, भविष्य की तकनीकी पर डिपेंड करती है और भविष्य की तकनीकी ये हैं। लेकिन ठहरिए, इनके अलावा और भी टेक्नोलॉजी है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिन पर आम लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर एक बात बहुत तेज़ी से चलती है कि यहाँ भीड़-चाल चलती है कि सामने वाला कोई वो क्या कर रहा है, हम उसको फ़ॉलो करते हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, हमारी चॉइस क्या है या हमारे अंदर के आंतरिक गुण क्या हैं, उनके आधार पर अपने चॉइस को चुनना। फिर प्रश्न उठता है कि हमारे भारत के आईआईटी और एनआईटीज़ में या ऐसे ही और भी तकनीकी संस्थान हैं, उनमें ऐसे कौन-कौन से कोर्स हैं जो कि इस टाइप के भविष्य की तकनीकों को आगे बढ़ा कर के और उनमें एडवांसमेंट लेकर के हम अपनी फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो देखिए,
ये कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर रखते हैं, जिसमें कि देखो मटेरियल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, इसको आप कह सकते हो कि मॉडर्न मैकेनिक्स, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और ये वो ब्रांचेस हैं जिनको लोग बाग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको वही दिखाई देता है सीएसई सीएसई सीएसई। लेकिन दुनिया खाली सीएसई पर नहीं चलती। सीएसई कहाँ पर रन करेगा, कहाँ पर उसको बिठाओगे, कहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करोगे, वो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको जो दिखाई देती हैं वो ये हैं, और इनके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फ्यूचर का ग्रोथ इनमें मौजूद है, लेकिन लोग इन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। जो ब्रांच आज कम लोकप्रिय है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं सिविल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की। तो क्या इन ब्रांचों में कोई स्कोप नहीं है? स्कोप है। हर ब्रांच में स्कोप होता है। जरूरत तो इस बात की है कि आपको कॉलेज किस लेवल का है, उस कॉलेज में वो सारी सुविधा है कि नहीं, और सुविधा होने के बावजूद अगर सुविधा है तो क्या आप में वो कैपेसिटी है कि नहीं, क्या आप में वो सीखने की ललक है कि नहीं, क्या आप में वो सुपर पावर बनने की हिम्मत है कि नहीं। अगर आप सुपर पावर उस फील्ड में बन जाते हो तो चाहे ब्रांच कोई भी सही, आप हर जगह रोजगार पाओगे, आपकी डिमांड कभी कम नहीं रहेगी। फिर भी मोटे तौर पर सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर है? देखिए, आजकल शोर चल रहा है स्मार्ट सिटी का। वो बात अलग है कि सरकार ने जो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आजकल वो कहाँ पर है? 100 स्मार्ट सिटी पता नहीं, लेकिन फिर भी ये नहीं तो कोई ना कोई तो बनाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जो भी शहर डेवलप हुए हैं वो आगे जरूर डेवलप होंगे, चाहे वो सरकार करे चाहे कोई और करे। और जो सरकार के काम है वो तो करने ही करने, ये सरकार नहीं तो कोई और करेगी। मेट्रो, अब मेट्रो बेसिकली है किसका? वो आज के टाइम में देखा है तो मॉडर्न साइंस का एग्जाम्पल है, जिसमें खास करके मैकेनिकल या ईसीएम के छात्र जाते हैं, और भी उसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, और उसमें कंप्यूटर साइंस भी यूज होती है। मतलब देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी सारी साइंस उसके मौजूद है। लेकिन अगर मेट्रो की बात करें तो जो पिलर पड़ते हैं, जो बेस बनता है, और जो प्लेटफॉर्म बनते हैं, वो बिना सिविल के तो बन ही नहीं सकते। तो आप कोई भी इंडस्ट्री बनाइए, कुछ भी फैक्ट्री बनाइए, कुछ भी कंपनी स्थापित करिए, वहां पर सिविल के बिना तो पहले काम होगा नहीं। पहले तो तुम्हें वो ढांचा खड़ा करना ही पड़ेगा। बुलेट ट्रेन, उसके लिए भी वही वाली वाली बात है, ट्रैक बिछाओगे तो सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे इनके यूज होते हैं। आते हैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। इसमें क्या है? डिफेंस, स्टील इंडस्ट्री, एरोस्पेस, सुपर एलॉयज, मैन्युफैक्चरिंग। अब आप देखिए कि आजकल सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में जो हमारी मोटर्स में कॉपर लगती है, उसका सब्स्टिट्यूट आने वाला है या आ चुका है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का ही कमाल है, क्योंकि वो ऐसे अलॉयज बनाते हैं जिससे कि जो पारंपरिक जो मेटल होती है, जो कॉस्टली होती है, उसको रिप्लेस करके उससे बढ़िया प्रॉपर्टी का, क्योंकि जितने भी साइंस में मटेरियल यूज होते हैं, साइंस मटेरियल तो यूज करता है, लेकिन जो साइंस काम करती है ना, वो करती है प्रॉपर्टी पर। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? अगर जो प्रॉपर्टी कॉपर की है, अगर उससे अच्छी प्रॉपर्टी अगर किसी दूसरे मेटल में या अलॉय में मिल जाती है और सस्ता हो, तो क्यों ना इसको यूज किया जाए। ठीक है, तो ये सब इन्हीं का कमाल है। तो देखा कि कोई भी ब्रांच से ही आपके पास गुण कितने, आप कितना सीख सकते हो, कितना उसके अंदर एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स आपको सफलता नहीं दिला सकता, वो केवल आपको एक प्लेटफॉर्म दिला सकते हैं। तो कोई भी देश, कोई भी उद्योग बिना साइंस से टेक्नोलॉजी के और उसके मॉडर्नाइजेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, उनके अपडेट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे हमारी भारत सरकार को भी हमारे जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैं, इनको भी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। और जो कोर्स समय के साथ में अनयूज्ड हो चुके हैं, या जो ज़्यादा उपयोगी नहीं रहे हैं, या ज़्यादा रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनको अपडेट करके उनको नए तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। अपने यहाँ की बात करें कि सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका भारत इतना इतना क्रेज क्यों है? भारत में इतना इसका क्रेज क्यों है? तो देखिए, इसका क्रेज इस वजह से है क्योंकि ये पॉपुलर ज़्यादा है। और पॉपुलर ज़्यादा क्यों है? कि ये हाई पैकेज पर जाती है, इसमें जॉब ज़्यादा हैं, अट्रैक्टिव कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर्ड
मेंटेलिटी मतलब भीड़ चाल। मान लो पड़ोस में किसी के बेटे का सीएससी कर रहा था, उसका 2 करोड़ का पैकेज लग गया, तो उसकी खबर आसपास के 10-15 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी और इंटरनेट पर तो ये खबरें एक आग की तरह फैल जाती हैं। तो अब देखिए, मिला तो एक को है, लेकिन उससे इंस्पायर होकर के हजारों लोग इसकी तरफ जाएंगे, बिना ये सोचे समझे कि खुद की अपनी सोच क्या है, खुद की अपनी एबिलिटी क्या है, खुद का अपना इंटेंस किस चीज के अंदर है, किस कोर्स में है, ये जाने। तो देखिए, ध्यान रखो कि ये पॉपुलर ब्रांच है। पॉपुलर ब्रांच और इंपॉर्टेंट ब्रांच में फर्क होता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉपुलर है, आज पॉपुलर है, हो सकता है कल को ना रहे, लेकिन ये करोड़ों के जो पैकेज लगते हैं, ये कितने को मिलते हैं, और उसके बावजूद इनका एवरेज कितना रहता है? एवरेज ज्यादा रहता है, लेकिन करोड़ों के पैकेज हर एक को नहीं मिलते। और किन कॉलेजेस में मिलते हैं? टॉपिक कुछ आईआईटी, एनआईटीज या कुछ प्राइवेट्स में। कुछ प्राइवेट्स बोल रहा हूं, बाकी के भारत के अंदर जितने प्राइवेट्स कॉलेज हैं उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। वहां पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, मुश्किल से आप सभी जानते हो, मैं कहूं क्या। तो ऐसा ना सोचिए कि खाली हमें इसी में फ्यूचर बनाना है। पहले अपने आप को चेक करिए कि हमारा इंटेंस किसके अंदर है, उसको आप चुनिए। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि पॉपुलर ब्रांच है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ब्रांच है कि नहीं। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसी की चीज की उसकी सीखने की क्षमता पर डिपेंड करती है। आप इंपॉर्टेंट खुद बनते हो, आप इंपॉर्टेंट बनाए नहीं जाते हो। आपको कोर्स नहीं बना सकता इंपॉर्टेंट, आपको कोई कॉलेज नहीं बना सकता आपको इंपॉर्टेंट। आपको इंपॉर्टेंट आपकी अपनी एबिलिटी, लगातार कंसिस्टेंसी बनाएगी, लगातार मेहनत करने की कैपेसिटी बनाएगी। कोर्स नहीं बनाएंगे, कोर्स तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे। जरूरी नहीं है कि सभी लोग सीएससी लेते हैं उनको करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, एवरेज पैकेज भी मिल जाते हो। तो ये भारत में इसका पॉपुलर होने का कारण यही है, क्योंकि आज का टाइम सीएससी में मतलब कंप्यूटर साइंस कोडिंग का ज़्यादा है, लेकिन इसके कुछ डार्क रियलिटी भी हैं, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं टीयर 2 और टीयर 3। ये क्या है? हम लोगों ने अपने ही मन से टीयर 2 कोर्सेज, टीयर 3 कोर्सेज, टीयर 2 कॉलेजेस, टीयर 3 कॉलेजेस, यानी इस तरह से कैटेगरी बना रखी है। और टीयर 1, मैंने टीयर 1 यहाँ लिखा नहीं है अब जान करके, क्योंकि अब टीयर 1 के बारे में आप सब जानते हो। ध्यान रख लीजिए कि जो कोर्सेज होते हैं वो कोई आपस में छोटे बड़े नहीं होते, पॉपुलर नहीं होते या इंपॉर्टेंट नहीं होते। समय के साथ में ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं। कौन सा कोर्स की उपयोगिता कब बढ़ जाए कोई नहीं जानता, और यही काम हमारे देश के या वर्ल्ड के जो भी लीडर हैं, वो डिसीजन मेकर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो बताते हैं कि आने वाला टाइम इसका है, तो उसी की फिर लहर चलती है और उसी की डिमांड बढ़ती है। आज कंप्यूटर साइंस कोडिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में हो सकता है किसी और ब्रांच की हो जाए। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना, रशिया, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, जापान, ये जो कंट्रीज हैं, आगे इस वजह से नहीं है कि ये यहाँ पर इनके यहाँ सीएसई या आईटी या डाटा या कोडिंग पर ज़्यादा फोकस होता है, नहीं। ये जो कंट्रीज होती है ना, ये इन पर तो फोकस करती करती है। टीयर 2 और टीयर 3 के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, ईसीएम, या तुम्हारे केमिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। बस बात ये कि इसके अंदर जो सिखाया जाता है ना, इनके लिए जो कॉलेजेस होते हैं, उनके पास इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं कि वो इनकी लैब करा सके, इनके लिए जो एक्सपेरिमेंटल जो टूल्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये बहुत महंगी लैब्स होती हैं। इस वजह से हर प्राइवेट कॉलेज, जिनको हम टीयर 2 और टीयर 3 ब्रांचेस बोलते हैं ना, वो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन रीजन क्या है कि प्राइवेट कॉलेज का पर्पस जो होता है वो केवल पैसा कमाना होता है। तो वो क्या करते हैं, वही पॉपुलर कोर्स चलाते हैं जो आज के टाइम में डिमांडेबल है। स्टूडेंट उन्हीं की डिमांड करता है, उन्हीं की फीस देता है, और उनको एवरेज वहां से जॉब मिल जाती है, नहीं मिले वो बात अलग है। लेकिन स्टूडेंट अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है कि मैंने ये ब्रांच पढ़ ली, फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन जो आईआईटी एनआईटीज है, इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो टीयर 2 और टीयर 3, हाँ, इनमें वो आपको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें, आपको सिखा सकें, आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड का एक
पर्सन बना के तैयार कर देते हैं, लेकिन आपको खुद बनना पड़ेगा, वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएँगे। ठीक है? तो कोई भी देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो इन तीनों ब्रांचेस में बैलेंस बना के चलता है, लेकिन हमारे यहाँ टियर 1 का ज़्यादा पल्ला भारी रहता है, बाकी के हम इस पर ध्यान जब देते हैं, जब हमें कहीं मौका नहीं मिलता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।